17 नवंबर 2012 को मुंबई की सड़कें रुक गई थी। लगभग 30 लाख लोग एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। उनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। उनके समर्थक आज भी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, जबकि आलोचक उन्हें सांप्रदायिकता और नफरत का प्रतीक मानते हैं। क्या उनकी कट्टर छवि और भड़काऊ बयान एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी, या उनके मन में एक मुसलमानों के प्रति वास्तव में बैर था? क्या वह समाज को बांटने वाले नेता थे? एक कम्युनिस्ट कार्टूनिस्ट कैसे महाराष्ट्र की राजनीति को का तूफान बन सकता है? ये सवाल बाला साहब ठाकरे को लेकर हमेशा उठते रहे हैं। बाला साहब ठाकरे एक ऐसा नाम है जो सम्मान और विवाद का पर्याय बन चुका है। शिवसेना के संस्थापक, मराठी अस्मिता के प्रखर समर्थक और हिंदुत्व के प्रमुख चेहरों में से एक। उनकी छवि इतनी प्रभावशाली थी कि कहा जाता है मुंबई में उनके इशारे के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी उनके खौफ खाते थे। लेकिन मुसलमानों के प्रति उनके रुख ने हमेशा विवादों में और आलोचनाओं के केंद्र में रखा। उनके बयान इतने विवादास्पद थे कि कई बार उनके हिंदू समर्थक भी असहज हो जाते थे। सवाल फिर वही, क्या वह सिर्फ उत्तेजना थी या उनके विचारों का असली चेहरा? 23 जनवरी 1926 को पुणे के मध्य वर्गीय मराठी परिवार में जन्मे बाला साहब के पिता केशव सीताराम ठाकरे एक प्रसिद्ध लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से जुड़े थे, जो मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहा था। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के साथ यह मांग पूरी की हुई, लेकिन इस आंदोलन के बाला साहब के मन में क्षेत्रीय गर्व की चिंगारी जला दी। बचपन से ही उन्हें ड्राइंग का शौक था। उन्हें कार्टून तीखे और व्यंग्यात्मक थे, जो सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रखंड पर प्रहार करते थे। मुंबई की द प्रेस जर्नल कार्टूनिस्ट के रूप में काम शुरू करने के बाद उनकी प्रतिभा को पहचान मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि कागज पर बनाए कार्टून समाज को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ कार्टून बनाकर वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, कुछ बड़ा करना होगा। 1960 में बाला साहब के मार्मिक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। इसका उद्देश्य था मराठी मानुस यानी मराठी लोगों के हक की आवाज़ उठाना। मार्मिक में मुंबई में मराठी लोगों के भेदभाव, नौकरियां और उनकी कम होती हिस्सेदारी और दक्षिण भारतीय व गुजराती समुदायों के बढ़ते प्रभाव जैसे मुद्दों को उठाया गया। पत्रिका ने मराठी जनता के लिए दिलों में जगह बनाई और बाला साहब एक उभरते हुए नेता बन गए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल मराठी अस्मिता की लड़ाई थी, या यहीं से सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई? क्या मार्मिक ने उनके भविष्य के कट्टर रुख की नींव रखी थी? 19 जून 1966 को उन्होंने शिवसेना की स्थापना की, जिसका मकसद था मराठी लोगों के हितों की रक्षा और मुंबई में उनकी आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करना। 1960 के दशक में मुंबई भारत का आर्थिक केंद्र बन चुका था, लेकिन तेजी से बदलते सामाजिक ढांचे ने मराठी लोगों के सुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। दक्षिण भारतीय और गुजराती व्यापारियों का बढ़ता प्रभाव, नौकरियों में मराठी लोगों की कम होती हिस्सेदारी और अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान जैसे मुस्लिम डॉन की मौजूदगी ने सामाजिक तनाव को बढ़ाया। शिवसेना ने शुरुआती दिनों में दक्षिण भारतीय और गुजरातियों के खिलाफ आक्रामक आंदोलन चलाए। यूरोपीय रेस्तरां और गुजराती दुकानों पर हमले भी हुए। 1969 में इन हिंसक आंदोलन के कारण बाला साहब ठाकरे को दंगों के आरोप में जेल जाना पड़ा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने समर्थकों में और जोश भरा और शिवसेना का प्रभाव बढ़ता गया। मराठी मानुस के हक के लिए मैं जेल जाऊंगा, उनका यह बयान मराठी लोगों में उत्साह जगाता था। इस आंदोलन ने बाला साहब की छवि और लार्जर देन लाइफ बना दिया। उस समय मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का दबदबा था, लेकिन लोग अपनी समस्याओं के लिए पुलिस या सरकार के पास नहीं, बल्कि बाला साहब ठाकरे के पास आते थे। एक व्यापारी ने कहा था, बाला साहब के एक फोन से मस्तान की धमकियां बंद हो गई। क्या यह उनकी लोकप्रियता थी या एक सोची समझी रणनीति? क्या यह वही दौर था जब उनकी छवि में मुस्लिम विरोधी रंग चढ़ना शुरू हुआ? शिवसेना की शुरुआत में मुस्लिम समुदाय मुख्य निशाना नहीं था, लेकिन मराठी अस्मिता की लड़ाई धीरे धीरे हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की ओर बढ़ने लगी।
सवाल है, मुसलमानों के प्रति नफरत कब शुरू हुई? क्या बाला साहब शुरू से मुसलमानों के खिलाफ खिलाफ थे, या बाद बाद के दिनों में यह परिणाम था? शुरुआती लड़ाई मराठी अस्मिता को लेकर थी, लेकिन जब भारत में सांप्रदायिकता दंगे होने लगे, तनाव बढ़ा, कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में हिंदू समुदाय में गुस्सा और डर पैदा किया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने हिंदुओं को एकजुट करने का माहौल बनाया। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा का प्रभाव बढ़ता रहता था। बांग्लादेशी घुसपैठी और सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण ने माहौल को तनावपूर्ण बनाया। इसी दौर में बाला साहब मराठी मानुष से हिंदू हृदय सम्राट की ओर बढ़े। उन्होंने बदलते परिदृश्य को भाप लिया और शिवसेना को हिंदुत्व के बड़े मंच से जोड़ दिया। उनके भाषण में जब अब हिंदू धर्म की रक्षा, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा और मुसलमानों की कथित देश विरोधी गतिविधियां का जिक्र होने लगा। उन्हें खुलकर कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान को भारत से निकाल देना चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाए। 1993 में जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादियों ने धमकी दी, तब बाला साहब ने कहा था, अगर एक भी हिंदू यात्री पर हमला हुआ तो एक भी मुसलमान हज पर नहीं जा पाएगा। इस बयान के बाद यात्रा सुरक्षित रही और उनकी हिंदू नेता की छवि और मजबूत हुई। 1992 और 93 का दौर उनके लिए विवादास्पद रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाई गई। बाला साहब ने इसका खुलकर समर्थन किया और सामना अखबार में लिखा, हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई, मुझे इस पर गर्व है। इस बयान ने उन्हें हिंदू समुदाय में नायक बना दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में गुस्सा भड़क गया। जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठनों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए, लेकिन शिवसेना की ताकत के सामने वे कमजोर पड़ गए। 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके ने माहौल को बिगाड़ दिया। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए। इनके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ माना जाता है। धमाकों के बाद 1993 में भयानक दंगे भड़के, जिसमें करीब 900 लोग मारे गए। बाला साहब के कई मुस्लिम विरोधी बयान आज भी चर्चे में रहते हैं, जैसे मुसलमानों को हरा जहर कहना। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को हरा जहर कहा और उन्हें राष्ट्र विरोधी करार दिया। मुसलमानों को कैंसर की संख्या 1980 के दशक में उन्होंने कहा था कि मुसलमान कैंसर की तरफ फैल रहे हैं और इनका इलाज भी उसी तरह होना चाहिए। हिंदुओं को हथियार उठाने का आह्वान किया। 2008 में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम आतंकवाद से निपटने के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने होंगे। बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस होने के बाद इन्होंने कहा, मेरे शिव सैनिक ने जो किया वो सही था। हालांकि कुछ मौक़ों पर उन्होंने मुसलमानों को अपना हिस्सा माना। 1998 में उन्होंने कहा था, हमें मुसलमानों को भी अपना हिस्सा मानना चाहिए और उनके साथ सही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन 2008 में फिर मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए उकसाया। 1993 के मुंबई दंगों में उनके सामना अखबार के लेखों पर लोगों को उकसाने का आरोप लगा। उन्होंने कहा था, अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो पूरा देश मेरे समर्थन में खड़ा हो जाएगा। सानिया मिर्जा पर टिप्पणी। सानिया मिर्जा के पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से विवाह पर उन्होंने कहा था, अगर सानिया भारत के लिए खेलना चाहती है तो उन्हें भारतीय जीवन साथी चुनना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सानिया अपने खेल से नहीं बल्कि तंग कपड़ों और प्रेम प्रसंगों के कारण मशहूर है। हिटलर और यहूदियों वाला बयान। एक बयान में कहा गया कि मुसलमान का वही हाल होना चाहिए जो नाजी जर्मनी में यहूदियों का हुआ था। यह बयान इतना विवादास्पद था कि उनके समर्थक भी असहज हो गए। हालांकि उनके बोलने का रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन अखबारों में यह लेखों के रूप में दर्ज है। सवाल यह है, क्या बाला साहब को मुसलमानों से नफरत थी? अगर थी तो क्या यह राजनीति थी, समय की मांग थी, या उनकी असली सोच थी? बाला साहब की छवि एक मुस्लिम विरोधी नेता की थी, लेकिन उनकी असली मंशा क्या थी, यह समझना आसान नहीं है। इसकी जड़ें उस दौर की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और उनकी निजी अनुभवों में छिपी है। 60 और 70 के दशक में मुंबई तेजी से बदल रही थी। अलग अलग राज्यों के लोग आ रहे थे, जिसमें मराठी लोग को लगा कि उनकी जगह छीनी जा रही है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे मुस्लिम डॉन उभरे। 1993 के बम धमाकों ने यह धारणा और पक्की कर दी थी कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा देश के खिलाफ काम कर रहा है। बाला साहब ने कहा था, मुंबई को दाऊद जैसे लोग तबाह कर रहे हैं। 1980 के दशक के बाद हिंदुत्व की राजनीति जोर पकड़ रही थी। राम मंदिर आंदोलन ने हिंदुओं की
हिंदुओं में एकता की लहर पैदा की। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे थे। शिवसेना भी मराठी संगठन से हिंदू संगठन में बदल गई। बाला साहब के मुस्लिम विरोधी भाषण अब उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुके थे। 1995 में शिवसेना भाजपा गठबंधन की जीत इस रणनीति की सफलता थी। क्या व्यक्तिगत तौर पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिनसे उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बनाया? ऐसा कोई स्पष्ट फरमान नहीं मिलता। उनके पिता हिंदू सुधारवादी थे और मराठी गर्व की बात करते थे। दिलीप कुमार जैसे मुस्लिम दोस्तों के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। दिलीप साहब ने कहा था, बाला साहब मेरे भाई जैसे हैं। फिर भी उनके मंच पर मुस्लिम विरोधी भाषण आम थे। क्या उनकी राजनीति और नीति दोस्ती को अलग रखा गया था? बाला साहब का नेतृत्व स्पष्ट था, जो मन में है बोल दो और जो कहा उसके करके दिखाओ। वह तुरंत एक्शन लेने वाले नेता थे। उनका कहना था, मुंबई में रहना है तो मेरे नियमों से रहो। इस तख्ती ने उनकी छवि को और मजबूत किया। 1993 के बम धमाकों के बाद मुस्लिम समुदाय को कई लोगों संदेह की नज़र से देखने लगे। बाला साहब ने इस संदेह को और हवा दी। उनके मुसलमानों का वही हाल होना चाहिए जो यहूदियों का हुआ है जैसे बयान ने पूरे समुदाय को दोषी ठहराने जैसा माहौल बनाया। लेकिन क्या यह बयान उचित था? उनके मुस्लिम विरोधी रूप के पीछे सामाजिक जड़, राजनीतिक गणित और सख्त नेता की छवि थी। क्या यह उनके दिल से था? यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन यह एक सवाल आज भी उठता है, क्या उनकी विरासत समाज को जोड़ती है या तोड़ती है? 17 नवंबर 2012 को उनके निधन की खबर फैलते ही मुंबई में सन्नाटा छा गया। लाख लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लगभग 30 लाख लोगों की भीड़ ने साबित किया कि वह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक भावना थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी सवाल वही है, क्या उनकी विरासत समाज को जोड़ती है या तोड़ती है? बाला साहब की विरासत दो चीज़ों पर टिकी है, हिंदुत्व और मराठी अस्मिता। उन्होंने शिवसेना की स्थापना तब की जब मराठी लोग हाशिए पर थे। मराठी मानुष को पहचान दी जो उस समय की राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप था। उनका बयान मराठी मानुष और हिंदुत्व गौरव मेरी पहचान शिवसेना की आत्मा बन गया। मराठी युवाओं ने असंतोष को गर्व में बदला। उनकी राजनीति ने मराठी अस्मिता को ना सिर्फ भाषा दी बल्कि एक सैन्य स्वभाव भी दिया।